जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 10th ऑफ अक्टूबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और ये है गाइस हमारे ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर सिर्फ सिलेक्शन के लिए तैयारी होती है। तो फटाक से इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। आपको गाइस बहुत ही क्लियरली बता दूं, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है और हर एक पर्टिकुलर मतलब आप कह सकते हैं सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स उनको ध्यान से कवर करवाया जाता है, और ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही साथ हर साल कोर्स अपडेट होते हैं, बिल्कुल अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, और आपको मेंटर भी प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पर आपके गाइडेंस के लिए, जो आपके डाउट वगैरह को सॉल्व कर सकें। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। अब सुनिए, ये है हमारे टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग जो है वो कवर करेंगे काफी डिटेल में। तो अच्छा, पहले मैं आपको लोग को एक आइडिया दे देता हूं कि हर एक टॉपिक के अंदर क्या है, जिससे कि जब टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे ना तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी हर एक टॉपिक को। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो पहला टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। अभी क्या हुआ है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, आईएलओ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, लेबर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है ग्लोबल लेवल पर, लेबर्स के कल्याण के लिए काम करती है कि उनको प्रॉपर पेमेंट्स मिले, है ना, सैलरी वेजेस जो है वो प्रॉपर मिले, वर्किंग कंडीशन उनकी प्रॉपर हो, राइट। तो इन्हीं सब चीजों पर ये विचार करती है, पॉलिसीज बनाने पर फोर्स करती है कि इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसीज हो लेबर्स के कल्याण के लिए, करेक्ट। अच्छा, इसकी एक रिपोर्ट सामने आती है। दोहा में अभी होने वाला है वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, इससे पहले इन्होंने अपनी रिपोर्ट रख दी। रिपोर्ट बता रही है गरीबी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में कि इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, पर इनइक्वालिटी और इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट कम हुआ है, क्योंकि फर्जीवाड़ा भी अभी भी बहुत ज्यादा चल रहा है और असमानता तो है ही है। तो इसने दो तीन चीजें हाईलाइट करी है जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इंडिया के अंदर भी गरीबी का स्तर जो है वो डाउन हुआ है, अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने कुछ आर्टिकल्स में डिस्कस किया था। यस, तो इसी पर ही बेस्ड ये एक आर्टिकल होने वाला है जिसको हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है आप लोग के लिए। राइट टू डाई, मरने का अधिकार या मृत्यु के अधिकार से रिलेटेड ये टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अभी हो ये रहा है, यूनाइटेड किंगडम ने टर्मिनली इल एडल्ट्स यानी कि एंड ऑफ लाइफ बिल 2025 पास कर दिया। सोचिए आप, जिसमें जो लोग जो हैं वो काफी बीमार है, इनको फिजिशियन असिस्टेड डेथ अलाउड हो गई है। अब इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया, अच्छा पहले बात तो मुझे ये बताओ कि एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया में क्या डिफरेंस है। जिन लोगों ने पहले इस टॉपिक के बारे में समझा है वो इस चीज को जरूर बताएं। और इंडिया में इन दोनों में से कोई चीज लीगल है क्या, कमेंट बॉक्स पे बताएं। तो 2011 का अरुणा शानबॉग केस और 2018 का कॉमन कॉज केस, ये इससे रिलेटेड है, जिस पर हम लोग जो है वो अभी चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है क्या हमारे यहाँ कुछ? क्या हमारे यार देखो, राइट टू लाइफ तो आपको पता है कि राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंदर, क्या राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है क्या हमारे पास? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है? तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में। नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक देखने को मिल रहा है वो गाजा, गाजा का मुद्दा क्या चल रहा है, ये बात आप में से काफी सारे लोग जानते ही होंगे। अरे वही इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे चल रहे हैं। हमास भी यहां पर आ गई है। यस, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने है वो कोशिश करी है कि यहां पर चीजें स्टेबलाइज हो, कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था ना। तो यूएस का प्रेसिडेंट एक प्लान लेकर आया कि गाजा के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो खत्म करना है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स प्रपोज किया है इसने, राइट, जो कि बिल्कुल नहीं होगी। अभी अभी तो बिल्कुल हमास और इसराइल दोनों ही इससे जो है वो खुश नहीं है, इस प्लान को एक्सेप्ट करने से रिलेटेड। तो ये तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं। यूनाइटेड स्टेट सिर्फ चाह रहा है कि भाई अपनी थोड़ी इस क्षेत्र में बटबाजी बने, तो इसलिए वो ये लेकर आ गया है, राइट। ट्राई कर रहा है कि अपने आप को बड़ा भाई बताए वो। बट सभी कंट्री को समझ में आ चुका है कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं बनना है, हम अपने अपनी इंटरेस्ट की पूर्ति करेंगे।
तो ये तो यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्लान है, तो अभी देख लेंगे चलो उसके बारे में, बट उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे, फोर्थ वाला टॉपिक। 100%, 100% बोल रहा हूं मैं, ये फोर्थ वाला टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। 2025 का नोबेल प्राइज मेडिसिन से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। 3 लोगों को ये दिया गया है अवार्ड, और ये अवार्ड इसी से रिलेटेड है, इसी की डिस्कवरी, टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स की डिस्कवरी से रिलेटेड, और पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस से रिलेटेड। पेरीफेरल टॉलरेंस नहीं, पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस। तो इसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो भाई, एक ट्रेड आउटलुक जो है वो सामने आया है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, तो उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, यानी कि वैश्विक स्तर पर व्यापार की क्या स्थिति जो है वो चल रही है। तो बस ये 5 टॉपिक्स बड़े डिटेल में एक एक करके कवर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है, जहां पर बोलूंगा नोट डाउन कर लो, वो चीज नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले टॉपिक में हम लोग जो है वो चर्चा किसकी करना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। आईएलओ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है, रिपोर्ट का नाम लिख लो भाई। कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं ये फलाना रिपोर्ट किसकी है, सोशल जस्टिस एट द ग्लोबल लेवल। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी हिस्टोरिक रिपोर्ट रिलीज की है, स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस अ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस, द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस अ वर्क इन प्रोग्रेस। जो सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट जो दोहा में होने वाला है, ये भी लिख लेना, ये दोहा में होगा। इससे पहले ये आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट सामने रख दी, मतलब कुल मिलाकर वर्ल्ड लेवल पर दोहा में जो ये बातचीत होगी सोशल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए, तो जब ये बातचीत सामाजिक विकास के लिए होगी वैश्विक स्तर पर, तो उससे पहले आईएलओ की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाए, इसलिए आईएलओ ने जो पहले ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। बस इतनी सी चीज, फैक्ट्स थोड़े से ध्यान में रखो। अब ये समिट 1995 के कॉफनगन समिट के 30 साल कंप्लीट होने का सिंबल भी है, तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। 30 इयर्स हो जाएंगे 1995 के कॉफनगन समिट को, है ना, जिसने पहली बार सामाजिक न्याय की जो है वो बात करी थी कि जब भी आप पूरे दुनिया भर में डेवलपमेंट की बात करो तो सामाजिक न्याय को जो है वो पीछे छोड़ना नहीं है, सोशल डेवलपमेंट को पीछे, और अच्छा सोशल जस्टिस को पीछे नहीं छोड़ना है। तो ये जो दोहा के अंदर सबमिट होने वाली बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईएलओ की रिपोर्ट एक रिमाइंडर है कि भले ही दुनिया ज्यादा एजुकेटेड हो रही है, ज्यादा अमीर बन रहे हैं लोग, लेकिन असमानता अभी भी है, ट्रस्ट का मुद्दा अभी भी है, जो कि सामाजिक न्याय के रास्ते में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि करप्शन आज भी है ना। आपको अगर कोई पुलिस वाला फोन लगाए तो सबसे पहली चीज मुझे बताओ आपके दिमाग में जो है वो क्या आएगा, डर, कि यार मुझे साला फंसा ना दे। या रास्ते में आप गाड़ी से बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ जो है वो जा रहे हो, अचानक से पुलिस वाले आपको रोकने लगे, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार अब 500,000 रुपए की चपेट लगी बेजबरन में, होता ही है। और सिर्फ आप सोचते नहीं हो, कई बार हो भी जाता है ऐसी चीजें, मैं खुद अपनी बात करूं, जेन्युइनली मेरे साथ भी हुआ है कई बार। बट क्या है कि वहां खड़े होकर नेतागिरी करने से बेटर है कि भाई निकलो, नहीं तो उसको आरटीओ के 50 कानून जो है वो पता है कि आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर क्यों नहीं है भैया, ये तो आरटीओ का नियम कहता है, दिखाइए कहाँ है, उलझ जाओगे भाई। तो आपके लिए आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। पहले मैं करता था बहसबाजी और निकलता भी था, फिर मुझे लगा कि यार, मैंने कहा छोटी छोटी चीजों के लिए किसी को फोन लगाना क्यों, क्योंकि अपने पास तो पावर नहीं है भाई। बट आपकी बात अलग रहेगी भाई, आप मेहनत करो, तैयारी करो, एग्जाम क्वालिफाई करो, कि आपकी गाड़ी कोई रोके तो आप प्यार से पहले पूरे डील करो उसको, अगर आप सिविल में हो तो, या आप अगर एसडीएम हो तो प्यार से बात कर लो, अगर आप प्रोटोकॉल में नहीं जा रहे हो तो। फिर ज्यादा नेतागिरी करे कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना कार्ड निकाल के देना है कि ये देख बेटा, तो जो वो सल्यूट मारेगा, सॉरी 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 सॉरी, अरे अरे हटाओ जल्दी, खोलो खोलो, मैडम को जान दो, सर को जान दो। तो ये जलवे चाहिए तो गुरु पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे नहीं मिलते ये जलवे। तो जी मैंने क्या बताया आपको कहानी, कि ट्रस्ट का इशू तो आज भी है।
आज भी असमानता हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आईएलओ जो है वो इस चीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, बोल रहा है कि हम भले ही गरीबी हमने कम कर दी, एजुकेशन में हेल्थ में हम अच्छा कर रहे हैं, बट ट्रस्ट का इशू आज भी है, असमानता का इशू आज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नहीं? स्लो प्रोग्रेस चल रही है सुधारों में। तो ये चीज, अब सुनो कुछ बैकग्राउंड वाली चीज है। आईएलओ ने इस रिपोर्ट में 1995 से लेकर 2025 तक के 30 सालों का असेसमेंट किया है, कैसे दुनिया ने न्याय यानी कि जस्टिस, समानता यानी कि इक्वलिटी, समावेशन यानी कि इंक्लूजन इन एरियाज में प्रोग्रेस की है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड इज वेल्दियर यानी रिचर, हेल्दियर, ये देखो कितना बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है, चाहो तो लिख सकते हो इस नोट को। वर्ल्ड इज रिचर यानी कि वेल्दियर, healthier and better educated than before, but these benefits remain unevenly distributed। कितने बढ़िया लाइन लिखी है, वाह यार, मजा आ गया। आज दुनिया पहले से कहीं अधिक समृद्ध, स्वस्थ और शिक्षित है, किंतु इसके बावजूद इन लाभों का वितरण असमान बना हुआ है। बहुत बढ़िया। आईएलओ ने सोशल जस्टिस को डिफाइन किया, इनने बोला कि सामाजिक न्याय क्या है? अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जहां पर इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी और रिस्पेक्ट, 3 पॉइंट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट के एनवायरमेंट में अपना मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ। भैया आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए तो आजादी होनी चाहिए काम करने की, इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी को मिले अपॉर्चुनिटी, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई छोटा व्यक्ति अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो। हाँ, यहां तो ऐसा होता है कि पीछे से कोई आ रहा है बेचारा, कोई गरीब आदमी जो है अमीर बनने के लिए ट्राई कर रहा है, तो उसको और धकेला जाता है, ट्राई किया जाता है कि कभी बने ही ना वो। होता है, समाज ऐसा ही है, क्या करें। आप लोग शायद, आप में से काफी सारे लोग ये भी फेस कर रहे होंगे, जहां आपके रिश्तेदारों को पता लगा आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, अभी से सबके मुंह बनने लगे होंगे। इसलिए तैयारी करो, किसी को बताओ मत एकदम से बम फोड़ो कि लो भैया सिलेक्शन हो गया। बताओगे ज्यादा लोगों को तो वही लोग जो है वो आपके लिए डिस्टरबेंस का फैक्टर बनते हैं, फिर एक टाइम के बाद मजाक भी उड़ाते हैं जो आपको सही नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको मजाक ना बने सोसाइटी में, और फिर आप डिमोटिवेट ना हो, इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस करो और लग कर अपनी तैयारी करके एग्जाम निकालो। तो इनने यही बोला कि भाई अगर आपको ग्रोथ करनी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वेल्दियर बनना है, रिच बनना है, तो बनो, कोई नहीं रोक रहा, बट ये चीज होनी चाहिए सोसाइटी में, सबके लिए आजादी, सबके लिए समानता, सबके लिए रिस्पेक्ट। सिंपल वर्ड्स में सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लस डिग्निटी प्लस फेयरनेस फॉर ऑल। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लस डिग्निटी प्लस फेयरनेस, कि सभी के लिए सभी चीज फेयर हो। क्लियर? रिपोर्ट में एक मेजर रिकमेंडेशन दी गई है, मेजर रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट के अंदर, अ रिन्यूड ग्लोबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिससे इनइक्वालिटी और इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रेस को खत्म किया जा सके। कि नया एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, देखो लिखा हुआ है, ग्लोबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो तैयार करो, जिससे कि असमानता और जो इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है वो फिर से मेंटेन हो। क्योंकि ऑन पेपर जो चीजें होती हैं वो बोलती हैं भैया, मुंह से कही हुई चीजें नहीं बोलती। ठीक है। आईएलओ ने अपनी सोशल जस्टिस विजन के 4 फंडामेंटल पिलर्स बताए। आईएलओ बोलता है, ये लिख लो भैया, 4 पिलर्स ऑफ आईएलओ विजन। आईएलओ पहली चीज ये बोलता है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड कैपेबिलिटीज, सबके लिए फ्रीडम, इक्वलिटी और सोशल प्रोटेक्शन प्रमोट करना है। दूसरे नंबर पर बोलता है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फेयर वेज सिस्टम में बैरियर्स को रिमूव करना, कि सबको एजुकेशन मिले, हैं जॉब्स मिले, सबकी सैलरी फेयर रहे। नेक्स्ट, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका फायदा जो है वो सबको मिले। फेयर ट्रांजिशंस, एनवायरमेंट, डिजिटल, डेमोग्राफिक चेंजेस को इंक्लूसिव और जस्ट तरीके से मैनेज करना, कि भाई ट्रांजिशन हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर
भाई हम फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये महंगी है भाई, गरीब आदमी इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये सब टेक्नोलॉजी कैसे परचेज कर पाएगा यार। तो उसके लिए भी काम करो, इंक्लूजन कि ऐसी चीज की जो सबको शामिल करे, है परिवर्तन का लाभ सब तक पहुंचे, तो ये चीज। नेक्स्ट, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हुए हैं, ये चाहो तो लिख सकते हो। अचीवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, बोल रही है रिपोर्ट कि भाई 1995 में 39% हमारे यहां पे गरीबी थी, 2025 में 10% हो गई। चाइल्ड लेबर की बात करें, 5 साल से 14 साल की उम्र के 250 मिलियन बच्चे जॉब करते थे, वो गिरकर 106 मिलियन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल कंप्लीशन रेट में 22% जंप हुआ है, बच्चे जो है वो स्कूल कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, जेंडर पैरिटी में स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस देखने को मिली, मेल फीमेल स्टूडेंट्स स्कूल्स में नजर आ रहे हैं। सन 2000 के बाद से वर्क रिलेटेड डेथ में 10% गिरावट हुई, ये भी बहुत अच्छी बात है, यानी कि वर्क प्लेस सेफ्टी पर ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट, पहली बार दुनिया की आधी पॉपुलेशन किसी ना किसी फॉर्म में कवर्ड है सोशल प्रोटेक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई। पहली बार दुनिया की पॉपुलेशन का आधा मान लो आप सोशल प्रोटेक्शन, समझ रहे हो ना, कि पीएफ दिया जा रहा है, मेडिकल लीव दी जा रही है, मेडिकल पेड लीव वगैरह। एम्प्लॉयड पुअर का रेशियो 28% से 7% कम हुआ है। सोचिए आप, वर्किंग पॉवर्टी रिडक्शन हम लोग को जो है वो देखने को मिली है, बेहतरीन। तो ये सब चीजें जो है ये, अरे सॉरी यार, वो क्या घर में व्हाइट वॉश हो रहा है तो एकदम से जाना पड़ा। हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा था, देखो ये पूरी चीजें लिख लो, ये बढ़िया चीज है, ये मेंस में उपयोग करने में आपको मजा आ जाएगा, है ना, ये 6 के 6 पॉइंट्स। तो ये कहानी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई असमानता, इनइक्वालिटी और ट्रस्ट डेफिसिट का अलार्म सिग्नल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये भी लिख सकते, 55% पूरे दुनिया भर की इनकम डिफरेंस डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द कंट्री ऑफ बर्थ, स्लोइंग डीप स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। मतलब आपका जन्म कहां हुआ है वही डिसाइड करता है आपकी इनकम लेवल। क्या ये सच है कि नहीं है? अब आप बोलोगे साहब कैसे? देखो, आपकी स्टार्टिंग इनकम, भले ही देखो जो शुरुआत जो होती है ना, वो उसी जगह से होती है जहां से आप पैदा होते हो। आप गांव में पैदा हुए, छोटी सिटी में पैदा हुए, हाँ मुझे पता है कि गांव में पैदा हुआ व्यक्ति भी जो है वो आगे चल के जो है वो अरबपति, करोड़पति है, खरबपति बन जाएगा, है पत्नी बन जाएगा, जो भी है। तो भाई कमाने की कोई लिमिट नहीं है ना, जो जो अपनी स्किल्स पे काम करेगा, अपने दिमाग पे काम करेगा, वो कमाएगा, उस पर कोई लिमिट नहीं लगी। बट यहां पर बात की जा रही है किसकी? इनकम डिफरेंसेस की, कि जहां पे आप रहोगे, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सिटी में डेवलपमेंट कम है, अरे एग्जांपल ले लो, आप लद्दाख में हो, है ना, उतना डेवलपमेंट नहीं है वहां पर, राइट, और कर भी नहीं सकते, हिली एरियाज, टेरेन एरिया। नॉर्थ ईस्ट चले आओ आप, नॉर्थ ईस्ट की तो अभी बीच में शिकायत भी हुई थी कि वहां पर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां पर जॉब्स का बड़ा इशू है, पंगे है? तो आप ऐसे क्षेत्र में हो जहां पर आपको जॉब्स की ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो क्या आपकी इनकम बढ़ पाएगी? नो। सिंपल भाई, लॉजिकल आंसर इज नो। फैक्ट्स कहता है कि नो। तो रिपोर्ट बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा है, रिपोर्ट बिल्कुल सही चीज कह रहा है। रिपोर्ट कह रहा है कि भाई 55% इनकम डिफरेंसेस पूरे दुनिया भर में डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में पैदा हुए हो, वही डिसाइड करता है आपका इनकम लेवल। तो ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, इसमें दोषी कौन है? ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट बोल रहा है ये कि 71% अर्निंग्स निर्धारित होती है बर्थ सर्कमस्टेंसेस के थ्रू, प्रयास के थ्रू नहीं। कि आप भाई फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोग होते हैं जो पैदा होते सही थी, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पूरा घर परिवार चलाने की, जैसे कि एग्जाम्पल इज माय फादर, मेरे पिताजी,
बहुत ही छोटी उम्र से जो है वो जॉब कर मतलब काम करना शुरू किया था उन्होंने दूसरों के यहाँ। आज की डेट में पूरा अपना एम्पायर क्रिएट कर लिया। तो जो मेहनत करेगा वो काम करेगा, और जो सोचता रहेगा कि अरे कोसता रहेगा कि अरे मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ने का आप ही के पास सोल्यूशन है, वो है मेहनत, कंट्रीब्यूशन। आप जो कंट्रीब्यूट दे रहे हो उसी का आपको आगे चल के रिजल्ट मिलेगा। बैठकर चीजें सिर्फ कोसते रहोगे, बतौलेबाजी देते रहोगे, काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना। काम करोगे, मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट आएंगे। तो 71% लोगों की अर्निंग जो होती है वो निर्धारित होती है उनके बर्थ पे क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है उनकी। टॉप 1% कंट्रोल कर रहा है 20% इनकम, और 38% पूरे दुनिया भर की वेल्थ। कितना अच्छा डेटा है भाई, ये डेटा बिल्कुल याद रखो। इससे अच्छा डेटा आपको कहीं और मिलेगा नहीं, और ये इंपॉर्टेंट डेटा है। 58% वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, पता है आपको? बड़ा इशू है। बिना सोशल सिक्योरिटी के, कोई उनको सोशल सिक्योरिटी, सोशल राइट्स नहीं मिल रहा है। 58% वर्कर्स। जेंडर गैप की बात करें, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गैप 24%। ये बात आप जानते ही हैं। फीमेल का कंट्रीब्यूशन फोर्स में, लेबर फोर्स में, वर्क फोर्स में कम है। और महिला सिर्फ 78% मेन के वेजेस का कमाती है, कि जहां पर एक मैन को 100 रुपए मिल रहा है तो फीमेल को 78 दे दिया जाता है। 22% कम। सोचो आप, ये तो गलत बात है ना। सेम चीज के लिए, सेम काम के लिए, सेम घंटे काम करने के लिए महिलाओं को पैसे कम मिल रहे हैं। और ये क्लियरली इनने बोल दिया कि ये गैप को अगर कंप्लीट करना है ना आपको, तो 100 साल लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। अ सेंचुरी। सरकारों पर अब ट्रस्ट बच नहीं रहा लोगों का, यूनियन पर ट्रस्ट नहीं बच रहा, बिजनेस पर ट्रस्ट नहीं बचा 1980 के बाद से, क्योंकि धोखाधड़ी इतनी है। लोग धोखा ही इतना कर देते तो आदमी करे तो करे क्या बेचारा। लोग धोखा ही इतना कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? भाई आपने एक कोचिंग को ज्वाइन किया, बड़े बड़े वादे हुए, वहां पर कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, फिर क्या करोगे आप? धोखा हो गया आपके साथ। ट्रस्ट का बड़ा मुद्दा है भाई, ट्रस्ट का बड़ा मुद्दा है। फिर विश्वास नहीं होता लोगों को, है। अभी एट प्रेजेंट जो है वो मैं काम कर रहा हूं बैंकर्स के साथ। अभी एक मेरे काम जो है वो चल रहा है काफी ज्यादा, फाइनेंसर, बैंकर्स, ट्रेडर्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व हैं, उनके साथ काम चल रहा है। तो ये ट्रस्टेड लोगों के साथ काम करते हो जब आप, तो आपका ट्रस्ट जो है वो बढ़ता है। बट वहीं कोई व्यक्ति मेरे पास आ जाए रैंडमली और बोले कि सर आप जो है वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है वो करो एंड यू विल गोइंग टू गेट अ लमसम रिटर्न, क्या मैं करूंगा? नहीं करूंगा। बट व्हेन आई फाइंड पीपल कि हाँ यार ये लोग जो है वो ट्रस्टेड लोग हैं और इनके साथ मैं काम कर सकता हूं, बट आपके आसपास ही लोग ट्रस्टेड नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? दिस इज द इशू व्हाट इज हैपनिंग टुडे। आज की डेट में ये इशूज हो रहा है। तो रिपोर्ट ने 4 नए ट्रांसफॉर्मेशन रिस्क हाईलाइट किए। अब एक तो बोल रहे हैं एनवायरमेंटल ट्रांजिशन। भाई क्लाइमेट पॉलिसीज अगर फेयर ट्रांजिशन के बिना हो, मतलब आपको कल से बोल दिया जाए कि कल से आपको जो है वो पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं चलानी है, तो आपका दिमाग नहीं खराब हो जाएगा कि क्या बकवास है ये? है कल एक न्यूज जो है वो आ जाए कि आज रात से जो है वो कोई भी गाड़ी पेट्रोल वाली जो है वो नहीं चलेगी। भाई ईवी आज की रेट में बहुत महंगी है। इवन मेरा मानना तो यह है कि सरकार को सोलार ग्रिड जो है उस पर जो सरकार सब्सिडी दे रही है, उससे बेहतर है कि उसकी ईएमआई बना दे। कि भाई फॉर एग्जांपल आज की रेट में ये भी हो रहा है, ईएमआई पर भी काम हो रहा है, बट ईएमआई भी तो महंगी है ना यार। भाई फॉर एग्जांपल मेरे घर का बिजली का बिल जो है वो 1000 रुपए आ रहा है ना? तो सरकार देख ले कि आपका बिजली का बिल जो है वो पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल ले लो भाई। आप जिस जगह पे रह रहे हो 5 ईयर्स का उसका एवरेज कितना है, उस एवरेज की ईएमआई बना दो ना। बता दो कि भाई जितना भी बढ़ रहा है आपकी, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट आ रहा है आपका, है उस हिसाब से जो है वो ईएमआई बनवा दो।
बट नहीं, कंपनी कमाएगी कैसे फिर? कंपनी को प्रॉफिट भी तो देखना है। बट यहां पर बात प्रॉफिट की नहीं, यहां पर बात है वेलफेयर की और ट्रांजिशन की। अब आप सोचो कि सबके घर पे अगर सरकार ग्रिड लगा दे एक लमसम वो करके और ईएमआई बनवा दे, लोग बिजली का बिल तो भर ही रहे हैं ना। यस, तो उसकी जगह एनवायरमेंट में फायदा होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भैया बीच का कमीशन भी तो खाना है जो अलॉट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2000 करोड़ रुपए अलॉट हुए, भाई इस 2000 करोड़ रुपए में से 1000 करोड़ रुपए तो जो है वो खाना है ना, है मेन पार्टी को। जनता तक जो वो कितना पहुंचेगा? मुश्किल से 200-300 करोड़, 100-200 करोड़। तभी तो ट्रस्ट नहीं होता लोगों को। दिस इज द मेन इशू जो ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रहा है। बड़ी गंभीर रिपोर्ट है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्किल की अनइक्वल एक्सेस। अब बेचारा कोई लेबर है भाई, वो आप उसको समझा रहे हो कि यूपीआई करना है, वो बोलेगा नहीं साहब हमें तो कैश में दे दो, मेरा काम हो रहा है। लेबर्स कैश में ही ले रहे हैं चीजें, क्यों? क्योंकि उनके पल्ले नहीं पड़ती ये चीजें। और पल्ले क्या नहीं पड़ती, लोग परेशान भी है। अभी मैं बीच में गया था, हालांकि आजकल मैंने इस फैसला ले लिया कम से कम जेब में जो है वो 2-3 हज़ार रुपए कैश होना चाहिए भाई, एटलीस्ट। कम से कम यानी कि आपके खर्चे के हिसाब से उतना कैश अपने पास रखो कि आप अपने घर वर तक पहुंच जाओ, कहीं बेइज्जती ना हो टेबल वगैरह पे कि भाई साहब यूपीआई चल ही नहीं है ना, सर्वर डाउन है। अभी हो रहा ही है, पिछले 3-4 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूं, हो रहा है। अभी मैं एक वहां पे था, घर पे था, उन्होंने जो है वो ब्लिंकिट से कुछ मंगाया था। अब वो बोल रहा है अरे यार यूपीआई हो नहीं रहा हमारा, और बाहर खड़ा हुआ है। तो मैंने बोला भाई साहब टेंशन मत लो, अपने पास कैश रखा है। अब वहां देखो कितना, कई बार आप गाड़ी से गए, भाई रैपिडो की ओला करी आपने, आप पहुंच रहे हो एक जगह पे, मेरे साथ भी हुआ ये, बेइज्जती होती है भाई, बड़ा अजीब लगता है। वो ओला वाला बिल्कुल ऐसे देखता है कि साले पैसे नहीं तो क्यों बैठा। एक बार मैं 1 बजे मेरे साथ कांड हुआ था, 12-1 बजे रात में हुआ था कहीं पे। तो बेचारे ने छोड़ा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया देख लो आप, ये चल नहीं रहा है यार मेरा। तो भैया हम क्या करें यार, चल नहीं रहा है तो। अब मैं उसको क्या बोलूं भाई? अब ये तो नहीं बोलूंगा वापस छोड़ दे, बोले तो और गुस्सा करेगा वो पेट्रोल तो जल गया ना बेचारे का। अब सोचो उसकी गाड़ी में ही पेट्रोल नहीं होता और वो उसकी पहली राइड होती तो क्या होता। तो बड़े लफड़े हैं, टेक्नोलॉजी के बड़े लफड़े हैं ये। तो मैं डिजिटल डिवाइड की तो मैं अभी बात उस पर आया ही नहीं हूं कि किसको डिजिटल के बारे में पता है किसको नहीं पता है। जिसको पता है उसके साथ ही ये हरकत हो रही है, तो इस पर भी तो काम करना जरूरी है ना भाई। मेन चीज जो आपने लॉन्च कर दी है उसी में जो लूप होल्स हैं उसको तो ठीक करो पहले, उसको तो स्मूथ बनाओ पहले, सबसे पहले। एक चीज स्मूथ करी नहीं है, दूसरी चीज पे चले गए भाई। और ट्रस्ट, आईएलओ चाहता है कि भाई लोग ट्रस्ट करें सरकार के ऊपर, चीजों के ऊपर। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईएलओ रिपोर्ट में इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी दिया गया है और यह बताता है कि इंडिया की प्रोग्रेस ग्लोबल ट्रेंड के पैरेलल है। 29% हमारे यहां पर, ये लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 29%। हमारे यहां पर 2013-14 में गरीबी थी जो आगे चल के 11% हो गई भाई, कम हो गई। बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन में सेकेंडरी एजुकेशन बहुत तेजी से लोग कंप्लीट करें, 79%। फीमेल लिटरेसी 77% पहुंच गई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सोशल प्रोटेक्शन में देख लो आप, पीएम किसान, आयुष्मान भारत, ई श्रम, 55 करोड़ वर्कर्स को रीच किया है इसने। हमारे यहाँ की स्कीम भी अच्छी है। 80% वर्कफोर्स अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिस पर हम लोग काम कर ही रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर फॉर्मलाइज करने पर टारगेट कर रहे हैं। जेंडर गैप अभी भी है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 37% का हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि इसमें चेंजेस करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। फिर डिजिटल एम्पावरमेंट, जनधन आधार मोबाइल इनिशिएटिव तो हमने लॉन्च किया भाई। जीरो जीरो सेविंग, मतलब जीरो जीरो बैलेंस मेंटेनेंस वाला जो अकाउंट नहीं खुलवाया था सरकार ने, याद हो आपको तो। भैया आज की रेट में बैंक तक की रिपोर्ट आ गई है, इनने बोला कि जिन लोगों ने एक बार अकाउंट खुलवाया, 1000-1500 रुपए तक का मैक्सिमम ट्रांजेक्शन किया, पैसे वापस निकाल लिए। आज की रेट में डेड अकाउंट पड़े हुए हैं न जाने कितने। तो लोगों को समझाना जरूरी है कि अपनी तिजोरी से बेहतर है कि अपने अकाउंट्स मेंटेन करो। बट डरते हैं ना लोग कि फंस गया पैसा, तो सच भी है भाई,
फ्रॉड तो हो ही रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड ही तो हो रहा है। आपका पैसा फंस जाएगा, आप क्या करो। अभी मेरे कल मैंने 1 लाख रुपए बुलवाए थे एक से अपने इस वॉलेट में, अमेजॉन वॉलेट में। वो तो अच्छा हुआ मैंने फटाक से 70,000 अपने बैंक में ट्रांसफर कर दिए, 30,000 फंस गए मेरे। वो लिखा हुआ है अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्टेड। अब वो मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, अब उसके लिए मैंने वो टिकट रेस करी है। बड़े लफड़े चल रहे हैं, क्या ही बोले साहब। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भाई ये 6 चीज कर लो, फाइनेंस, ट्रेड, क्लाइमेट, हेल्थ पॉलिसी में फेयरनेस लेके आओ भाई। सबसे पहली चीज तो फेयरनेस और इक्वलिटी, सबको फायदा दो यार और सबके लिए फेयर रहो। दूसरा इनने बोला कि तुम्हारे जो जितने भी ट्रस्ट हैं जिस पर लोगों को विश्वास नहीं, उस पर विश्वास बनाओ। कैसे बनेगा? ट्रांसपेरेंसी रखो, अकाउंटेबिलिटी रखो, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस रखो, सरकार लोगों के घर तक जाए। एक बार सीट लेने के बाद भग जाते हैं साले, फिर आते नहीं, 5 साल बाद फिर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, 1 दिन 2 दिन, लोगों को उसमें मजा आता है। लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होना जरूरी है। इन्वेस्ट इन पीपल, लोगों पे इन्वेस्ट करो, एजुकेशन, स्किल्स, लाइफ लॉन्ग अर्निंग पर फोकस करना जरूरी है। यूनिवर्सल पोर्टेबल कवरेज और फेयर वेज सेटिंग इंश्योर करना जरूरी है। सोशल प्रोटेक्शन को मजबूत बनाना जरूरी है। ठीक है। ग्रीन और डिजिटल ट्रांजिशन में वर्कर्स की सिक्योरिटी मेंटेन करो भाई। ऐसा नहीं कि जिसका पैसा है भाई वो लगा रहा है सोलार ग्रिड, हो तो यही रहा है वैसे तो जेन्युइनली, तो उस पर काम करना जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया पूरे दुनिया भर में कॉपरेशन जरूरी है, आपस में कंट्रीज मिलकर काम करें इन मुद्दे को रिजॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो इन सब चीजों पे काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आजकल टॉपिक जो है वो थोड़ी यार एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा मांग रहे हैं आजकल के टॉपिक के। फिर लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप खुद देखो, इतने इतने पूरे पॉइंट्स इस टॉपिक के अंदर काम के हैं। ये टॉपिक यहां से लेकर पूरा यहां तक का बिल्कुल क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब लोग कई बार मुझे बोलते हैं कि भाई एक टॉपिक को इतना बड़ा क्यों कर दिया? जरूरत है तभी तो किया। नेक्स्ट, राइट टू डाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट वो लिया, फैसला लिया। अब ये कानून लेकर आ रहे हैं, टर्मिनली इल एडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल 2025। लिख लो, यूके हाउस ऑफ कॉमन का ये वो है जो फिजिशियन असिस्टेड डाइंग यानी यूथेनेशिया के मुद्दे पर फिर से ग्लोबल डिबेट जो है वो जगा रहा है। यूथेनेशिया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक व्यक्ति जो है सालों से जो है वो कोमा में है, दैट मीन्स कि उस व्यक्ति के अंदर जान तो है, यस, जिंदा है वो व्यक्ति, बट किसके ऊपर बेस्ड है? वेंटिलेटर्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर बेस्ड। जहां उसका सिस्टम निकाला वहां उसकी डेथ हो जाएगी। तो यही सिस्टम है एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया का, जिसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। आइए, अब इस बिल के तहत मेंटली कंपिटेंट अडल्ट पेशेंट, मतलब जो पेशेंट जो है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जिन्हें 6 महीने से कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जिनको पता है भाई, कोई ऐसा पेशेंट जिसको पता है कि भाई मैं 6 महीने में निपटने वाला हूं, या वो अब उस कंडीशन में नहीं है, मृत्यु उसकी 6 महीने में आ ही जाएगी, ये डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया, भले ही उसको पता हो या मेंटली या ना पता हो, तो वो डॉक्टर के सुपरविजन में मेडिकली असिस्टेड डेथ चूज कर सकते हैं अगर उनको मेंटली पता है ना। नहीं तो फिर परिवार वालों का भी हम लोग को देखने को मिलता है कि डिसीजन लिया जा सकता है, वो भी कुछ जगह पर माना जाता है, कुछ केसेस में, बट सभी में नहीं, है ना। तो ये फैक्ट लिख लो पूरा का पूरा। ये बिल क्या अलाउ कर रहा है कि एक फिजिशियन यानी कि डॉक्टर वो सर्टिफिकेट दे सकता है कि हाँ भाई इसकी जान जो है वो ले ली जाए। कोई ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने से कम समय तक ही जी पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए टॉर्चर है ना यार, टॉर्चर है। पता है 6 महीने मरने वाला हूं, तो डर लगता रहता है। तो डॉक्टर के सुपरविजन में मेडिकली असिस्टेड डेथ जो है वो ये लोग चूज कर सकते हैं। तो ये बिल जो है वो अभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अप्रूवल का वेट कर रहा है, लेकिन इसने एक क्लियर मैसेज दिया है कि वेस्टर्न सोसाइटीज में डेथ के अधिकार को एक ह्यूमन राइट्स मुद्दे के रूप में एक्सेप्ट किया जा रहा है।
तो वेस्टर्न सोसाइटी में ये चीज चल रही है। और इंडिया के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो हमने भी पैसिव यूथेनेशिया को लीगल रिकॉग्नाइजेशन दी है, याद रख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहां पर एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है, बट पैसिव यूथेनेशिया जो है वो अलाउड है। पैसिव यूथेनेशिया लीगली रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारे यहां, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैसिव यूथेनेशिया, है ना। सबसे पहले तो समझना जरूरी है यूथेनेशिया क्या है, डेफिनेशन लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, यूथेनेशिया यानी मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग, समझ रहे हो। कोई बोल रहा है कि भाई मार डालो मुझे, मैं जिंदा नहीं रह सकता। अब इसमें चीजें हैं, जैसे पैसिव यूथेनेशिया, इसमें लाइफ सपोर्ट या मेडिकल ट्रीटमेंट को हटा दिया जाता है, समझ रहे हो। हमारे यहां पर कौन सा यूथेनेशिया अलाउड है, पैसिव। इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जो पेशेंट है, जो बीमार है, जिनकी चांसेस रिकवरी के जो है वो बिल्कुल नहीं है, नो रियलिस्टिक चांस ऑफ रिकवरी, इसमें अलाउ किया जाता है कि उसको जो है वो मार दिया जाए, जिससे कि मौत नेचुरली उसकी हो। अब कैसे नेचुरली होगी भाई, वो व्यक्ति सिर्फ वेंटिलेटर पर, मशीनों पर जिंदा है, उससे वो मशीन निकाल देंगे, मशीन क्लो का बटन बंद कर देंगे, तो उसकी डेथ नेचुरली हो जाएगी। तो इसमें कुछ नहीं किया जाता, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है उसको खत्म, विड्रॉ कर दिया जाता है, यानी कि बाहर से जो भी चीज सपोर्ट कर रही है उसकी बॉडी को हटा दिया जाता है, जिससे कि उसकी डेथ नेचुरली हो सके। दिस इज कॉल्ड पैसिव यूथनेशिया, जो आपको समझना जरूरी है। पर्पस इसका यही है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, है ना, कि वो तड़पता ना रहे, उसकी सफरिंग ना रहे, क्योंकि जो व्यक्ति बेड में ऑलरेडी जो है वो सफर कर रहा है भाई, परेशान है, तड़प रहा है। यानी डिग्निटी में मरने का भी एक नेचुरल अधिकार हमें देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो आप। लीगल रिकॉग्नाइजेशन इसको मिल गई है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। पैसिव यूथनेशिया याद रखेंगे आप लोग। इस अधिकार को लाइफ के अपोजिट नहीं बल्कि डिग्निफाइड लिविंग के एक्सटेंशन के रूप में समझा गया है, याद रखना। ये लाइफ का अपोजिट नहीं है, वैसे तो लाइफ का अपोजिट डेथ ही होता है, बट इसको ये कहा गया कि भाई डेथ भी हो तो भी लाइफ के को एक्सटेंड किया, कि आपको जो है वो जिंदगी डिग्निफाइड तरीके से जो है वो मिली है। इवन मौत भी हो रही है वो डिग्निफाइड हो रही है, बट डिग्निफाइड लिविंग इसको समझा गया, ना कि डेथ। इसलिए राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी के अंदर आया है ये, समझे आप। अब सुनना, ये केस बड़े इंपॉर्टेंट है, अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2011 का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथनेशिया को रिकॉग्नाइज किया था इसमें 2011 में। स्ट्रिक्ट जुडिशियल सुपरविजन में हाई कोर्ट अप्रूवल के थ्रू लाइफ सपोर्ट विड्रॉ करने की परमिशन दी। कहा कि अगर आप लाइफ सपोर्ट को है वो विड्रॉ करोगे तो हाई कोर्ट की परमिशन लगेगी, पूरी चीज लिख लेना ये। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया जिसमें डेथ इंटेंशनली होती है, इसको इलीगल बताया इन लोगों ने। इनने बोला कि नहीं भाई, हम एक्टिव यूथनेशिया नहीं मानेंगे। एक्टिव यूथनेशिया समझते हो, एक इंजेक्शन दे के मार डालना। फिर एक और केस आता है हमारे पास, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2018 का, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। इनने 2018 में इस चीज को क्लियर कर दिया। कोर्ट ने एक्सपेंड कर दिया राइट को, कि इसमें एडवांस मेडिकल डायरेक्शंस जो है या लिविंग विल्स जो है वो भी शामिल किया जाएगा, और राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 का हिस्सा बनेंगे। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि मेंटली साउंड अडल्ट अपने जीवन के अंतिम मेडिकल डिसीजन पहले से लिख रख सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अभी मेंटली स्टेबल है तो वो अपनी एक विल बना सकते हैं, वसीयत, जिसमें वो लिख सकते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसे हादसे से गुजरा जिसमें मेरे जीने के चांसेस, फॉर एग्जांपल कि 30 दिन तक मैं कोमा में चला गया, 60 दिन तक मैं कोमा, मतलब वो लिखी थी कि भाई 180 दिन तक मैं कोमा में चला गया, तो उसके बाद ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, मुझे पैसिव यूथनेशिया जो है वो दे देना, खत्म।
ये भी है कि एक व्यक्ति मेंटली साउंड एडल्ट अपने जीवन के अंतिम मेडिकल डिसीजंस पहले से लिखकर रख सकते हैं। देखो लिखा हुआ है एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स और लिविंग विल्स। उसका भी अधिकार है कि सामने वाला व्यक्ति पहले से ही अपने विल बना ले। बहुत अच्छा अधिकार है यार ये। इसमें घर वाले परेशान नहीं होते, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट, प्रोसीजरल गाइडलाइंस। और कितनी अच्छी बात है यार, मतलब जो ये चीज कर रहा है वो अपने आप में कितना महान व्यक्ति है। सोचो आप कि अपने जाते समय भी परिवार के बारे में सोचा उसने कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो उसमें भी इसने बोला। बहुत बढ़िया यार। तो ऐसे ऐसे एकदम से ऐसा केस नहीं आया भाई, कुछ चीजें हुई हैं तब ऐसे केसेस सामने, जजमेंट सामने आए। कोई चीज होती है ना तभी उसके बारे में बात होती है, याद रखना। इसलिए मैं हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूँ। इसी बात से मुझे वाली चीज याद आई कि कोई चीज होती है उसी इसलिए उसकी बात होती है। इसलिए हमेशा अपने बारे में अच्छी चीजें सोचो, अपने बारे में अच्छा चीज बोलो। इमेजिन करो कि आप एक ऑफिसर बन गए हो, देखना एक दिन बन जाओगे। आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजरल गाइडलाइंस 2018 में लाई गई, 2023 में मॉडिफाई भी की गई। लिविंग विल को 2 विटनेस के सामने साइन करना होगा। पहली चीज तो उन्होंने ये बोली कि एक व्यक्ति जो ठीक है और वो सोच रहा है कि चलो मैं अपनी लाइफ सपोर्ट जो है वो हटवा दूंगा जब ऐसी कोई स्थिति में जाऊंगा, तो 2 लोगों के सामने जो है उन्हें साइन करना पड़ेगा। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से अटेस्ट करवाना जरूरी है। मेडिकल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट लेवल सेकेंडरी बोर्ड दोनों पेशेंट की इररिवर्सिबल कंडीशन वेरीफाई करेंगे। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 विटनेस वाला लिख लिया आपने, ये भी लिख लो कि सर्टिफिकेशन जो होगा वो मेडिकल बोर्ड के द्वारा होगा और सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट लेवल बोर्ड के द्वारा भी होगा। 2023 रिफॉर्म में प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया, कलेक्टर अप्रूवल हटा दिया गया और हॉस्पिटल एथिक्स कमिटी को सशक्तिकरण दे दिया गया। बस इतनी सी चीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिली कि कलेक्टर के अप्रूवल की बस में जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें डिले हो रही थी। कलेक्टर के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं ना यार। उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई मेडिकल फील्ड की जो कमेटी है उसी को दे दो यार। चलो हॉस्पिटल लेवल का जो एथिक्स कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि क्या डिसीजन किस तरीके से लेना है, जैसे कि मिसयूज को प्रिवेंट किया जाए। अब चैलेंजेस देखिए आप। ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है, मल्टी लेवल अप्रूवल से प्रोसेस डिले हो जाती है। पर्पस जो होता है टर्मिनली इल पेशेंट का, वही खराब हो गया। पूरी प्रक्रिया अब 6 महीने में उसकी डेथ होने वाली है, पूरी प्रक्रिया करने में 6 महीने लग गए, फिर क्या मतलब निकला। अभी भी अवेयरनेस इससे रिलेटेड बहुत कम है। काफी सारे सिटीजन से इवन डॉक्टर्स तक अवेयर नहीं है पैसिव यूथेनेशिया की लीगैलिटी के बारे में। आप पूछ लेना अपने आसपास के व्यक्ति से, या इंडिया के अंदर अलाउड है क्या? बोले अरे नहीं, अरे जो नया नया पढ़ने वाला होगा, नया नया यूपीएससी पीएससी की तैयारी वाला होगा, आर्टिकल 21 नया नया उसने पढ़ा होगा। इवन कोचिंग्स वगैरह में टीचर इस चीज को भी क्लियर नहीं करते हैं कि देयर इज राइट टू डाई ऑल्सो। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन करंट अफेयर्स, उसमें सब चीज आ जाती है। नेक्स्ट, अवेयरनेस काफी कम है ना। इंस्टीट्यूशनल गैप्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में एथिक्स कमेटी और पैलिएटिव केयर जो है वो काफी लिमिटेड हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है ना। तो ये सब चीजें भी है। इमोशनल एथिकल प्रेशर भी फैमिली वाले नहीं चाहते कभी भी कि उनका, वो तो एंड तक सोचते हैं कि जितना हो सके उतना जो है वो अपना बंदा जो है वो बच जाए भाई। सच है ये बात सच है। जब अपना कोई हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं और ये समझ में आ जाए कि जीने और मरने की जंग जो है वो चल रही है, तो परिवार वाले कहीं से भी पैसा लेके आते हैं भाई उसको बचाने के लिए, कहीं से भी। मैंने खुद पर्सनल लेवल पर जो है वो स्थिति खराब होते समय देखा हुआ है, प्रॉपर्टीज तक बिकते हुए देखा है। और क्या बोलूं मैं। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि भाई राइट टू लाइफ के अंदर फ्रीडम फ्रॉम अनडिग्निफाइड सफरिंग इंक्लूडेड है। कितनी अच्छी बात की है कि भाई किसी इंसान की जो तकलीफ है, बोलते ना कि यार कई बार अपन भी बोलते हैं कि यार उसकी मृत्यु जो है वो बिना किसी कष्ट के हो जाए, बिना किसी कष्ट के उसके बेचारे के प्राण निकल जाए। क्योंकि जो कष्ट में व्यक्ति होता है वही जानता है भाई कि उसकी हालत क्या चल रही है। वो फिर मौत की भीख मांगता है। एक टाइम था मेरी लाइफ में, मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं जाऊंगा डिटेल में। मैंने खुद एक टाइम पर ये सोचा था कि भाई मुझे मौत हो जाए, मेरी मौत हो जाए, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक प्रॉब्लम से गुजर रहा था।
बहुत खतरनाक प्रॉब्लम। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस था मुझे, और वो बहुत खतरनाक चीज। मेरे तो खुद अनएथिकल डॉक्टर्स ऐसे थे जिसने डायग्नोस किया, वो बोलता कि तुम मार्स में इलाज कराने जाओ। सोचो आपकी, आपका डॉक्टर आपके सामने ऐसी बातें कर रहा है, तो एक मेंटली कितना खतरनाक प्रेशर आपके ऊपर होगा यार। मैं बहुत परेशान हो चुका था एक टाइम पर, मैंने तो छोड़ दी थी चीजें, बट फिर ऊपर वाला चाहता था कि यार मैं जिंदा रहूं, तो जिंदा हूं सामने। सफरिंग, नेचुरल डेथ को अलाउ करना भी लाइफ की डिग्निटी एस्पेक्ट का हिस्सा है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। कोर्ट्स ने अलाउइंग डेथ और कॉजिंग डेथ के बीच बाउंड्री क्लियर करी। समझ रहे हो आप? ये इंडियन एथिक्स का कंजर्वेटिव बट कंपैशनेट अप्रोच को दिखाता है। मृत्यु की अनुमति देने और मृत्यु का कारण बनने के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। इंडियन फिलॉसफी डेथ को एक नेचुरल ट्रांजिशन मानती है, कि ऑब्वियस ही बात है, कल्चरल लेवल से भी हम इसको जोड़ते हैं कि भाई आत्मा जो है उसको मुक्ति मिली इस दर्द भरे शरीर से। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात तो स्पिरिचुअली मैं भी जानता हूं कि जैसा कर्म करोगे भोगना वैसे ही पड़ेगा इसी जीवन में। तो इसलिए कर्म अपने बिल्कुल सॉलिड रखो, भले ही कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, इट्स ओके, आगे बढ़ो, अवॉइड करो चीजें, बट कर्म अपने बिल्कुल सॉलिड रखो। अभी फिर जो है वो 1 मिनट के लिए जाना पड़ा। ठीक है, आर्टिकल 47, स्टेट की ड्यूटी है कि पैलिएटिव केयर और एंड ऑफ लाइफ केयर एक्सेसिबल हो। कि भैया देखो यार, कि सभी मतलब बोलते हैं ना कि स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इतनी हो कि हर एक व्यक्ति को जो है वो सही इलाज मिले। ग्लोबल लेवल पर भी यूके का मॉडल एडवांस हेल्थ केयर और एथिकल ओवरसाइट पर बेस्ड है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करता था। ये सब चीजें हैं फ्रेमवर्क्स में। इन्होंने बोला कि भाई हमें थोड़ा सा चेंजेस जो है वो लाने की आवश्यकता है। डिजिटल करो आप पूरी चीजों को, नेशनल यूथेनेशिया पोर्टल लेकर आओ, आधार से लिंक करो, विल्स जो होनी चाहिए वो डिजिटली होनी चाहिए, वेरिफिकेशन प्रॉपर फिजिशियन के द्वारा होना चाहिए, फर्जीवाड़ा ना हो। पता होता ना कि प्रॉपर्टी के कारण भी किसी को मार दिया जाता है, तो ऐसी चीजें भी काफी ज्यादा होती हैं। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। और बस आज इतना ही रखूंगा मैं, 2 टॉपिक्स और हमारे बच गए हैं, और ये प्लस 3 टॉपिक्स है ना। संडे वाले दिन जो है वो हम कवर करेंगे। आज थोड़ी क्लास जो है वो 2 टॉपिक्स बहुत भारी थे आज के, है ना। तो संडे वाले दिन हम लोग जो है वो ये 3 4 5 5 टॉपिक्स जो है वो कवर कर लेंगे। 3 इसके और 2 और टॉपिक्स अपने पीछे के रह गए थे, वो मुझे पता है कि कौन से रह गए। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, जस्ट फॉलो द लेक्चर्स रेगुलरली।